देखो लास्ट क्लास तक हमने जो विशिष्ट ऊष्मा थी, स्पेसिफिक हीट, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर स्पेसिफिक हीट का क्या मान होगा उसके बारे में पढ़ा था, तथा दो टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर अणु, जैसे कि मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, उसका क्या मान होगा, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्पेसिफिक हीट का क्या मान होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट का क्या मान होगा, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, और जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो स्पेसिफिक हीट होता है वो टेम्परेचर के साथ में किस प्रकार से बदलता है, उसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन भी जो एग्जाम्पल था हाइड्रोजन एटम का, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक हीट किस तरीके से बदलती है, कौन सी गति जो है उसमें ऐड होती जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ में रोटेशनल और वाइब्रेशनल, इन दोनों टाइप की और गतियां कौन से टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन एटम में ऐड होती है, वो सारी चीजें बताई थी। और फाइनली ये बताया गया था कि जो टोटल एनर्जी होती है इन तीन टाइप की गति का, घूर्णन गति, और उसके बाद में दोलन या कंपन गति, और एक आपके स्थानांतरण गति, इन तीनों गति के कारण जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी, या जो ऊष्मा होती है किसी भी पार्टिकल की या फिर किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, वो हमने पढ़ी थी। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने आदर्श गैस, आइडियल गैस के लिए आपने जो पढ़ा था पार्टीशन फंक्शन, वैसे ही वैसे आपके पास में अगर परफेक्ट गैस हो, रियल गैस है, उस वास्तविक गैस के लिए आपके पास में जो पार्टीशन फंक्शन होगा उसका क्या मान होगा, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक गैस के लिए सवितरण फलन, पार्टीशन फंक्शन। ये पार्टीशन फंक्शन पहले ही बताया था क्या होता है, आपने जो अलग अलग एनर्जी स्टेट में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके रेस्पेक्ट में उनका जो कंबाइंड रूप होता है एनर्जी का फंक्शन, वो आपके क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है। अब देखो आदर्श गैस ली थी आपने, आइडियल गैस, आदर्श गैस में क्या था, आदर्श गैस में हमने जब डेरिवेशन किया था पार्टीशन फंक्शन के लिए, तो उसमें हमने क्या कंडीशन मानी थी, एक तो पहली कंडीशन ये मानी थी कि उनके बीच में, उसके अणुओं के बीच, अणु या परमाणुओं के बीच में किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता, एक तो ये चीज देखी थी। दूसरी चीज हमने इसमें ये पढ़ी थी कि जो गैस के अणु का वॉल्यूम है का आयतन, वो क्या होता है, वह गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य। ठीक है, ये दो कंडीशन मान के चले थे, तो उस आधार के ऊपर जो आदर्श गैस थी उसके लिए सवितरण फलन, पार्टीशन फंक्शन जो निकला था डेरिवेशन के अंदर, आप देख लेना, वो जो निकला था वो क्या था, z ऑफ कैपिटल T इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n कोष्टक में v अपॉन h क्यूब 2 पाई m के टी का की पावर 3/2 की पावर n। अगर उस गैस के अंदर टोटल कितने n मॉलिक्यूल है, तो उन n मॉलिक्यूल के लिए जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, और सिर्फ एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल के लिए लिखोगे तो ये ऊपर पावर वाली n जो है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ये क्या है, ये किसका था, ये आदर्श गैस के लिए, जिसके अंदर ना तो जिसके अणुओं के बीच में कोई आकर्षण है ना कोई प्रतिकर्षण है, दूसरी उस के अणुओं का जो आयतन है वो पूरी गैस के आयतन की तुलना में कैसा माना जाता है, नगण्य माना जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो पार्टीशन फंक्शन होगा इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन रियलिटी में देखो तो किसी प्रकार की भी आप, ये आदर्श गैस क्या होता है, आइडियल गैस एक इमेजिनेशन है, मतलब कल्पना की गई थी कि ऐसी भी कोई गैस हो जिसके अंदर क्या हो, कोई प्रतिकर्षण ना हो, अणुओं के बीच में कोई आयतन ना हो, उसके अणुओं का जो आयतन है वो टोटल आयतन की तुलना में नगण्य हो, एडजप्शन, या फिर आप ये कह सकते हो जो इमेजिनेशन की थी उस आधार पे ये सारी, उस इमेजिन की गई गैस के लिए सारी चीजें बताई गई थी। पर आप जब रियल गैस के अंदर जाते हो, रियलिटी में देखोगे, रियल गैस में, तो रियल गैस में आप देखोगे तो अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ, किसी न किसी टाइप का क्या होता है, इंटरैक्शन भी होता है, और साथ ही साथ में क्या होता है, उस गैस के जो अणुओं का आयतन होता है
वो किसकी तुलना में, टोटल गैस के आयतन की तुलना में उसको भी नगण्य नहीं माना जाता, ये आपको मालूम होगा। लेकिन रियल गैस में आप एक चीज ये लिखना साथ में, इसके अंदर ये कह सकते हैं अणुओं के बीच में कोई ना कोई बीच क्या करेगा, कोई ना कोई बल कार्य करेगा, कार्य करता है। दूसरी चीज इसमें ये ऐड हो जाएगी कि जो रियल गैस है उसके अंदर क्या होगा, आपके अणुओं के आयतन को क्या नहीं लिया जाता, वो नगण्य नहीं लेते। ठीक है, और जो बल लगता है अणुओं के बीच में, तो उसके कारण जो कि फोर्स आपको मालूम होगा, बल जो होता है वो क्या होता है, माइनस की डेल यू अपॉन डेल आर, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आपके पास में बल है तो आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास में, तो किसी भी प्रकार का, किसी भी अणुओं के बीच में या परमाणुओं के बीच में लगने वाले फोर्स का भी मान ज्ञात कर सकते हो। तो अणुओं के बीच में जो इंटरेक्शन होता है या फिर जो बल लगता है, उसके कारण जो अणुओं के बीच की अन्योन्य ऊर्जा या इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है वास्तविक गैस के अंदर जो दी जाती है जिस फॉर्मूले से, वो क्या होता है, अणुओं के मध्य अन्योन्य ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, यू आर इज इक्वल टू माइनस के प्लस माइनस इनफाइनाइट और माइनस के वी नॉट कोष्टक में आर ई अपॉन आर की पावर 6। जब इसमें क्या है, आर इज वेरी वेरी लेस देन आर ई और आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है ना। अब यहाँ पे आर ई ये तो है, ये जो है इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो इसकी डिस्टेंस है उसको प्रदर्शित करता है। देखो इसका ग्राफ बताऊंगा ना, उसे पता चल जाएगा कि आर ई कौन सी डिस्टेंस है, वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ जो है, इंटरेक्शन एनर्जी का ग्राफ है, वो किस तरीके का ग्राफ होता है वो देखो। वैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन का आपको ग्राफ तो मालूम ही होगा, आपने पढ़ा होगा इससे पहले, तो उसी टाइप का एक ग्राफ होगा। इस एनर्जी का जो ग्राफ है वो इस तरीके का होगा। इस तरीके का ग्राफ पहले भी पढ़ा हुआ होगा, इंटरेक्शन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ इस टाइप के ग्राफ, जिसमें जो अट्रैक्शन एनर्जी होती है वो हमेशा आर की पावर 6 के प्रोपोर्शनल होती है, और दूसरी वाली एनर्जी जो रिपल्सन एनर्जी होती है वो आर की पावर 12 के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। 1 अपॉन आर की पावर 12 और 1 अपॉन आर की पावर 6 के प्रोपोर्शनल होती है। आप देखोगे ना तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का ग्राफ हो जाए ना, वो इस तरीके से दिखा है। ये प्रोपोर्शनलिटी आर की पावर 6 के लिए होती है, और एक प्रोपोर्शनलिटी जो होती है वो 1 अपॉन आर की पावर 12 के लिए होती है। पर आप देखोगे तो इन दोनों ही ग्राफ में देखो, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है। इसका कारण ये है कि जो आप देखोगे तो इसमें भी देखोगे आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन, और माइनस का साइन होने के कारण जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव से किस डायरेक्शन में आ जाता है, उल्टी दिशा के अंदर आ जाता है। ये आपको पहले भी, अगर आप लोगों को ग्राफिकली अगर अच्छे से मालूम हो तो इस चीज के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो ये आर डिस्टेंस और ये आपके एनर्जी यू आर इंटरेक्शन या फिर और पोटेंशियल, ठीक है ना, उसके रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। और जहां पे ये एनर्जी मिनिमम होती है ना, उसको आर ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो ये इनकी क्या इंटरेक्शन एनर्जी, और एक काइनेटिक एनर्जी का आप ध्यान रखना पी स्क्वायर अपॉन 2m, उसका भी आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं पे यूज होता रहता है। अब देखो ये इस तरीके की जो इनके बीच में जो रियल गैस होती है उसके अंदर जो अणुओं के बीच में इंटरेक्शन होता है, अणु या परमाणु के बीच में इंटरेक्शन,
वो इंटरेक्शन इस फॉर्मूले से दिया जाता है, ठीक है ना। और उसका जब ग्राफ बनाते हैं ना, वो ग्राफ किस तरीके का हुआ, इस तरीके का वो ग्राफ होता है। अब देखो जो ये इंटरेक्शन एनर्जी है जो अणुओं के बीच में, उस आधार के ऊपर जब रियल गैस के लिए या फिर जो आपके पास वास्तविक गैस है उसके लिए जब पार्टीशन फंक्शन लिखा गया, तो वो पार्टीशन फंक्शन जो था वो किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जेड टोटल ऑफ टी इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल एन कोष्टक में 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 वी एफ की पावर एन ई की पावर माइनस के एन पाई अपॉन ए। ये क्या है, रियल गैस के लिए एक पार्टीशन फंक्शन है। इस पार्टीशन फंक्शन की को और भी आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में एक आपको और भी इसका सरल फॉर्मेट मिलेगा, और साथ ही साथ में इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हो, रियल गैस के लिए जो वंडर वॉल गैस इक्वेशन है उसको भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखो अब इस गैस में आप देखोगे ना इस इक्वेशन के अंदर, तो दो नई चीज है। एक तो आपके पास में जो वॉल्यूम वी था उसकी जगह पे अब वॉल्यूम क्या आ रहा है आपके, वी एफ। ये वी एफ क्या है, गैस का क्या है आपके परिवर्तित आयतन या संशोधित आयतन के रूप में भी इसको लिख सकते हो। और दूसरी जो आपके टर्म आ रही है वो आ रही है एक्सपोनेंशियल वाली माइनस के एन 5 अपॉन के टी। ये जो टर्म आ रही है, ये सेकंड टर्म जो है वो क्या है, जो रियल गैस के अंदर अणु या परमाणु मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया के कारण आती है। ठीक है, अब देखो अब हम किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले वीएफ का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो वीएफ का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी गैस के दो परमाणु को लेते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है, निकट स्थित है, मतलब एक दूसरे के पास में स्थित है। किस तरीके, इस तरीके से, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या मान लो आर ई है। तो उस कंडीशन में इन दोनों परमाणुओं का इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा, इस रेडियस के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब इस तरीके से ये जो ग्राफ, ये जो गोला बनेगा इस रेडियस का, ये आर ई, इस रेडियस का जो गोला बनेगा उसका आयतन जो लिखा जाएगा वो क्या होगा 4π3 आर ई क्यूब। ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का इन दोनों परमाणुओं का कैसा वॉल्यूम कहलाएगा, प्रभावी आयतन कहलाएगा। ठीक है, अगर ये इन दोनों गोलों का प्रभावी आयतन है, ठीक है, तो दोनों अणुओं का अलग अलग प्रभावी आयतन क्या होगा, अब देखो ये जो आर ई रेडियस मिली है आपको इस प्रभावी गोले की, वो इन दोनों गोलों के लिए है, ठीक है। और इस आर ई का मान देखो कि दोनों गोलों के अंदर क्या है, बराबर भागों में विभाजित है। तो इसका मतलब जो ये प्रभावी आयतन है, इफेक्टिव वॉल्यूम है किसका, इस प्रभावी या फिर ये जो आपके इन दोनों अणु है उनके कारण जो आपको ये इफेक्टिव वॉल्यूम मिल रहा है, वो क्या होगा, इन दोनों परमाणुओं के लिए या इन दोनों अणुओं के लिए लिखोगे तो वो इन दोनों, ये इस जो टोटल इस इफेक्टिव वॉल्यूम है उसके हाफ के बराबर होगा। मतलब इसका आधा वॉल्यूम जो है वो एक अणु के पास जाएगा और आधा वॉल्यूम जो है इफेक्टिव वॉल्यूम वो किसके पास जाएगा, दूसरे वाले के पास में। क्योंकि ये जो इफेक्टिवली जो इसका वॉल्यूम मिल रहा है आपको, इस पूरे अणुओं का जो इफेक्टिव वॉल्यूम मिल रहा है दोनों अणुओं का, वो किसके बराबर है, वो 4/3 पाई आर ई क्यूब के बराबर। तो इन दोनों अणुओं के लिए लिखोगे तो इसका मान क्या होगा 2/3 पाई आर ई क्यूब। और ये भी मान क्या होगा, फिक्स वैल्यू होगी जिसको मान लो कि किसके द्वारा, बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखो आपको क्या मिला, सिर्फ अब ये जो वॉल्यूम मिला इफेक्टिव वॉल्यूम, ये कितने अणु के लिए है, ये बी बराबर 2/3 पाई आर ई क्यूब बराबर बी। जब ये दो परमाणु क्या एक दूसरे का अणु या परमाणु एक इंटरेक्शन के अंदर है, तो सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। लेकिन गैस है, उस गैस के अंदर ओनली फॉर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, कितने भी हो सकते हैं। मान लो कि गैस के अंदर टोटली कितने एन अणु है या एन परमाणु है,
इसके n अणु या परमाणु के लिए प्रभावी आयतन क्या होगा, n इंटू बी। इसके द्वारा लिखा जाएगा इसको, क्योंकि n इंटू बी लिखोगे तभी आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे, तो आपने निकटतम परमाणु के पास में स्थित होगा स्पर्श करते हुए, तो उस कंडीशन में उनके जो इफेक्टिव वॉल्यूम्स होंगे उसको आप किससे n डॉट बी या फिर आप किससे n डॉट 2/3 पाई r e क्यूब से लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, इसका मान आ गया। तो अब देखो, अब आप अगर गैस का संशोधित आयतन लिखना चाहते हो, गैस का संशोधित आयतन कौन सा होगा, संशोधित बोल सकते हो या फिर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ टोटल गैस। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स का आयतन है उसको गैस के टोटल आयतन से घटा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका संशोधित आयतन के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, अब परिवर्तित आयतन के बारे में पता चल जाएगा। तो देखो, अतः गैस का संशोधित या परिवर्तित आयतन जो होगा वो वी एफ इज टू क्या होगा, वी माइनस एन वी क्यू। ठीक है, अब देखो एक वी एफ निकल गया, वी एफ का मान हमें पता चल गया। अब इसके अंदर जो एक टर्म आ रही थी आपके ई की पावर माइनस के एन पाई फाई अपॉन के टी, जो कि इंटरेक्शन एनर्जी के कारण आ रही थी वो टर्म। अब उस टर्म के अंदर जो फाई था उसका मान भी हमें ज्ञात करना है, जो कि एक प्रकार से आपके ये कह सकते हो वो इंटरेक्शन एनर्जी की एक टर्म है। तो देखो अन्योन्य ऊर्जा का पद है, तो देखो उसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देखो कोई भी गैस है तो उस गैस के इकाई आयतन के अंदर कितने n अणु है, तो उस इकाई आयतन के अंदर n अणु को उसके किसको प्रदर्शित करेंगे, घनत्व को प्रदर्शित करेंगे, जिसको आप स्मॉल n से भी लिखते हो। ठीक है, तो प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या को इस प्रकार से लिखा जाएगा, आयतन में अणुओं की संख्या n अपॉन v से लिखी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से r से r प्लस डी आर, मान लो कि गैस है उसकी रेडियस क्या है, वो एक गोले के रूप में मान ली गई r, और इसकी मोटाई कितनी मान लो डी आर, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, r प्लस डी आर। तो r से लेके डी आर, r प्लस डी आर रेंज के बीच में अगर हम क्या लिखना चाहे, पर उसके इस ये जो मोटाई है, इस मोटाई के आयतन के अंदर अगर हम अणुओं की संख्या को लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगा, ये बीच प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या डी एन इज टू क्या हो जाएगी आपके, इस गोले की रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, उसकी मोटाई के साथ में, तो इसका वॉल्यूम मिल जाएगा 4/3 पाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इस स्मॉल विड्थ के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि इसका वॉल्यूम, इस मोटाई का वॉल्यूम लिखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इसके गोले की जो क्षेत्रफल है उसको किसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मोटाई के साथ में करोगे तो भी आपको उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू एन अपॉन वी। अब इसी रेंज के अंदर अगर आप क्या लिखना चाहोगे, इसके जितने भी, अब यहाँ पे ये आपको क्या मिल गया, इस r से r प्लस डी आर रेंज के अंदर अणुओं की संख्या पता चल गई। अब इस अणुओं की संख्या या ये जो अणु है इनके बीच में आप इंटरेक्शन एनर्जी या अन्योन्य ऊर्जा को लिखना चाहोगे तो वो भी आप लिख सकते हो। तो देखो अन्योन्य ऊर्जा को अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है तो उसमें आप अन्योन्य ऊर्जा को लिखना चाहोगे, r का मान जब किसके बराबर है, r e के बराबर है या फिर r का मान r e से कैसा है, लेसर ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में आपने देखा था एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, v नॉट माइनस के r e अपॉन r की पावर 6 के रूप में लिखा गया था। तो अगर इनके बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है
बोला इनके बीच के अणुओं के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, उसी कंडीशन में इनमें इंटरेक्शन होगा। तो उस इंटरेक्शन की कंडीशन के अंदर, इसके अंदर आप अगर अणुओं के बीच की अन्योन्य ऊर्जा को लिखना चाहोगे इस रेंज के अंदर r से r प्लस डी आर रेंज में, तो उसके लिए आपको dn को गुना किससे करना पड़ेगा, उसकी इंटरेक्शन एनर्जी यू आर के साथ में गुना करना पड़ेगा। तब आपको क्या मिलेगी, इस रेंज के अंदर जितने भी अणु है उनके मध्य की इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में पता चलेगा। जब इस रेंज के बारे में पता चल जाएगा तब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल अणु के अंदर, टोटल गैस के अंदर जितने भी अणु है उन सबकी भी इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में हमको पता चल जाएगा। तो देखो ये आर से लेके आर प्लस डी आर रेंज के अंदर अणु है, इन अणुओं के बीच अन्योन्य ऊर्जा डी फाइव इजिकल्स टू डी एन इंटू यू आर, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो डी एन का भी मान मालूम है और यू आर का भी वैल्यू हमको मालूम है, तो उस कंडीशन में डी फाइव इजिकल्स टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर एन अपॉन वी कोष्टक में वी नॉट आर ई की अपॉन आर की पावर 6, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें टोटल अणु के अंदर, तो सॉरी टोटल गैस के अंदर n मॉलिक्यूल्स है, उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हमको क्या निकालनी हो, इंटरेक्शन एनर्जी का मान ज्ञात करना हो। तो देखो गैस का आयतन कितना है ये आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ ये है कि किसी एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर हम ये मान के चल सके, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इनफाइनाइट वॉल्यूम का कोई भी अगर गोला है तो उस कंडीशन के मान सकते हैं कि उस गैस का आयतन इनफाइनाइट मान ले, उसके अंदर सारे के सारे अणुओं की गति होती रहेगी, आपस में इंटरेक्शन होता रहेगा। तो उस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेंज तक इंटीग्रेशन करके हम क्या कर सकते हैं, अणुओं की इंटरेक्शन एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब इसमें जो रेडियस मानी जाएगी ना, वो कहां से कहां यहाँ पे लिमिट ली जाएगी, वो आर ई से लेके कहां तक की लिमिट ली जाएगी, इनफाइनाइट तक की, क्योंकि ये तो इफेक्टिव रेडियस है दो अणुओं के बीच की। इसी रेडियस से लेके आप इनफाइनाइट तक रेडियस तक जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि टोटली सारे के सारे अणु जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी उसके बारे में पता चलेगा। ये आपका डी आर भी आ गया। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या लिखनी है, कुल अन्योन्य ऊर्जा लिखनी है। फाई बराबर डी फाइव आर ई से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, देखो वैसे देखोगे तो भी इंटरेक्शन किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर देखोगे तो पोटेंशियल एक प्रकार से एनर्जी होती है, विभव को आप क्या करते हो, ऊर्जा के रूप में लिखते हो। तो इंटरेक्शन कराना होता है तब भी आप देखोगे तो विभव ऊर्जा को लिखते हो। तो किसी भी पार्टिकल को आप, आवेश को भी आप कहां से लाते थे, इनफाइनाइट से किस दूरी तक लाते थे, उस दूरी तक लाते थे जहां पर उसके पास में इंटरेक्शन हो। तो पोटेंशियल को भी आप किसके रूप में डिफाइन करते थे, किसी आवेश को इनफाइनाइट से अप्लाइड विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विभव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उस टाइप में डिफाइन करते हो। तो उस वजह से भी यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी, इनफाइनाइट लगेगी। इंटरेक्शन कराना तो अणुओं को जो कि किसी एक अणु से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर उपस्थित है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे अणु के पास में लाना पड़ेगा, तब उसके अंदर क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। क्योंकि गैस में अणुओं के बीच में क्या होती है आपको मालूम है, डिस्टेंस क्या होती है, काफी अधिक होती है। वो कितनी है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन होती है उनके बीच की दूरी क्या है, बहुत अधिक है, इतना आपको मालूम है। तो वो उससे क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, खींचिए दूसरे वाले अणु के पास में लाना पड़ेगा, तभी आपको क्या निकल सकता है, उसके अंदर अणुओं के बीच में इंटरेक्शन के बारे में पता चल सकता है। तो देखो ये क्या वैल्यू होगी, माइनस के 4 पाई एन अपॉन वी कोष्टक में वी नॉट आर ई की पावर 6। आर ई फिक्स है, वी नॉट भी कांस्टेंट है। आर ई फिक्स क्यों है, क्योंकि इनके बीच दो अणुओं के बीच की जो अणु जब एक दूसरे के निकट स्थित होंगे तो उस कंडीशन में उन दोनों अणुओं के मध्य की जो डिस्टेंस होगी कि केंद्रों के मध्य की दूरी आर ई, वो तो हमेशा फिक्स रहेगी, वो बदलेगी नहीं। क्योंकि ये जो आर ई ली गई थी वो क्या थी, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी थी वो ली गई थी, केंद्रों के मध्य की दूरी। और
कोई भी गैस है तो उसके सारे के सारे अणु कैसे होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं, मतलब एक जैसे अणु होते हैं। तो सभी की रेडियस भी क्या होगी, समान होगी। तो सभी की रेडियस समान होगी तो दोनों अणुओं के बीच की केंद्र की दूरी भी वो क्या होगी, समान ही होगी, वो बदलेगी नहीं। दूसरी चीज इसमें वी नॉट, वो भी एक क्या है, कांस्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो भी फिक्स रहेगा। तो अंदर ओनली फॉर ओनली क्या बचा, आर ई की पावर 4 से इनफाइनाइट, और आर ई से इनफाइनाइट 1 अपॉन, अब देखो एक आर इस पर यहाँ पर है, आर की पावर 6 है तो आर की पावर 4 बच जाएगी, माइनस तो आएगा ही, ये रहा ना आगे, नीचे क्या आ जाएगा, आर की पावर 4 डी आर। देखो इनफाइनाइट, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, आर की पावर 4, क्या वैल्यू लिखोगे इसके अंदर आर की पावर 4 के लिए, आर की पावर n+1 लिखते हो, यहाँ पे माइनस का n है, तो इसके अंदर नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन आर क्यूब, और मल्टीप्लाई में एक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 जो जाएगा कहां पर, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ठीक है, तो उस कंडीशन में 3 से 1, 3 तो इसमें क्या आ जाएगा, मतलब 3 ऊपर नहीं जाएगा नीचे आएगा, तो 4/3 पाई n अपॉन वी, वी नॉट आर की पावर आर ई की पावर 6, एक आर ई की पावर 3 नीचे आएगी, क्योंकि देखो इनफाइनाइट से कहां पे जा रहे हो, आर ई से इनफाइनाइट पे जा रहे हो, ठीक है। तो इनफाइनाइट वाली टर्म के लिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, लिमिट के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ओनली फॉर ओनली एक लिमिट ही इसमें अप्लाई होगी, वो होगी आर ई वाली, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू 5 इज टू क्या आ जाएगी, 4 पाई n अपॉन वी डॉट वी नॉट आर ई की पावर 6 डॉट माइनस आगे एक माइनस इधर 1 अपॉन 3 आर ई की पावर, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो देखो 5 इज टू क्या आ जाएगा, माइनस के 4 पाई बाय 3 n अपॉन वी वी नॉट आर ई की पावर 3, ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको एक और किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 बराबर माइनस के 2a अपॉन v इंटू n। अब इसमें देखो एक चीज, इसमें ये देखो 4 पाई कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट और आर ई कांस्टेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, लेकिन गैस के आयतन को बदल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को बदल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस के 2a अपॉन वी इंटू एन के रूप में लिखा गया है। और यहाँ पे ये जो a है ये किसके बराबर है, आपके 2/3 पाई वी नॉट आर ई की पावर 3 है इसका, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। अब देखो फाई के बारे में पता चल गया, जो इफेक्टिव वॉल्यूम था या जो परिवर्तित वॉल्यूम था वो भी हमें पता चल गया। तो उस कंडीशन के अंदर अब अपन अगर रियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन को लिखना चाहे तो वो भी हम लिख सकते हैं। अतः वास्तविक गैस का संशोधित सवितरण फलन, सवितरण फलन मतलब पार्टीशन फंक्शन, z ऑफ t कैपिटल T इक्वल टू क्या हुआ 1 अपॉन फैक्टोरियल n कोष्टक में v अपॉन h क्यूब लिखो, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2 पाई m kt अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 v माइनस n b पावर में क्या आ जाएगा आपके n e की पावर माइनस की जगह पर आ जाएगा a n स्क्वायर अपॉन v इंटू k। ये आपके क्या है, एक वास्तविक गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन है। कभी कभार डेरिवेशन में सीधा पूछ लिया जाता है, इस रियल गैस के लिए वास्तविक जो वास्तविक गैस है उसके लिए सवितरण फलन यह होता है, इसका प्रूव करने के लिए डायरेक्ट ये इक्वेशन दे देता है, वास्तविक गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन यही होता है, प्रूव कीजिए, डायरेक्ट 3.5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये पार्टीशन फंक्शन निकाला है, इस पार्टीशन फंक्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक गैस के लिए वंडरवॉल गैस समीकरण है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इसके बाद जो नेक्स्ट
जस्ट जो क्लास है उसके अंदर वो कर लेंगे और थर्ड यूनिट का भी कुछ भाग स्टार्ट कर लेंगे।